नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9 की हिंदी। क्लास 9 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपनी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का पाठ 11। देखिए, पार्ट 10 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और पार्ट 11 जो हमारा चैप्टर है चंद्र गहना से लौटती बेल, केवल चैप्टर रीडिंग हम अपने लास्ट सेशन में कर चुके हैं। यानी कि हमने चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा और काफी हद तक मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया, यानी कि भावार्थ भी बताने की आप लोगों को कोशिश की। तो आज हम इसी चैप्टर को यहाँ पर पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसके भावार्थ को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं साथ के साथ, क्योंकि प्रॉपर लिख के मैं आपको यहाँ पर होमवर्क जो भावार्थ है वो आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। तो आप सभी इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं अपनी कॉपी में, क्योंकि अब आपकी परीक्षाएं जो है कुछ दिनों बाद है, नजदीक हैं। आपके पास बहुत सारा टाइम नहीं है कि आप सारी चीजों को एकदम से पढ़ो लिखो। तो अभी आपको भावार्थ यहाँ पर दिया जा रहा है, तो आप उसको फटाफट नोट डाउन करें और ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी वो याद भी हो जाए। तो देखिए, चैप्टर को हम एक बार फिर से यहाँ पर रीड करेंगे, साथ ही उसके भावार्थ को भी पढ़ते जाएंगे और साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए आप सभी। शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर को। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे चैप्टर का नाम है चंद्र गहना से लौटती बेर। तो चंद्र गहना से लौटती बेर, ये जो हमारा चैप्टर है, इसमें लेखक जो है वो बताते हैं, यानी कि लेखक हमें बताते हैं कि किस तरह से जब एक बार वो चंद्र गहना नामक एक गांव से लौट रहे थे, एक स्थान से लौट रहे थे, तो वहां पे उन्होंने, वहां से लौटते वक्त उन्होंने जो जो भी खेत खलियान देखे तथा जितने भी एक तरह से जो भी उन्होंने वहां पर चाहे फल के खेत हों, फूलों के खेत हों, या जो एक तरह से धान उगाई जाती है, मटर उगाई जाती है, अलसी उगाई जाती है, चना उगाया जाता है, इन सबकी जो खेती हो रही थी वो सारी चीजें देखी और साथ ही वहां का जो प्राकृतिक परिवेश था उसको उन्होंने देखा और उससे उनके मन में जो भाव आए, जो भाव व्यक्त हुए, वो सारे भाव उन्होंने अपनी इस कविता में दिए हैं। तो यहाँ पे स्वयं लेखक खेत की मेड़ पर बैठे हुए हैं, खेत की मेड़ पर वो बैठे हुए हैं और वहां से वो लहलहाती जो फसलें हैं उन फसलों को देख रहे हैं, उन फसलों को एक तरह से निहार रहे हैं, उन फसलों को देख रहे हैं। तो देखिए, जो लास्ट हमारा सेशन था उसमें हमने केवल और केवल अपनी चैप्टर रीडिंग करी, यानी कि आप को लग रहा है कि हम फटाफट फटाफट इस कविता को पढ़ रहे हैं और कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन वो केवल चैप्टर रीडिंग था। अगर आप लोग जैसे आपकी लाइव क्लास होती है, आप जब स्कूल में टीचर्स के सामने पढ़ते हैं तो वहां पे आपको टीचर्स चैप्टर रीडिंग करने के लिए बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे कई बार हमसे ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम डायरेक्ट इंटरेक्शन करें और आप सामने सामने चैप्टर रीडिंग करो। तो हम यहाँ पर चैप्टर रीड कर रहे थे और आज हम एक एक पैराग्राफ लेंगे और उसके बाद उसको पूरी तरह से उसकी व्याख्या करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब खेत में लहलहाती हुई फसलों को देख रहे हैं और साथ ही अंत में वो देख रहे हैं चित्रकूट की जो पहाड़ियां हैं और उन पहाड़ियों पर जो वृक्ष लगे हुए हैं, उन पहाड़ियों पर जो वृक्ष हैं उनको निहार रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने इस कविता में प्रकृति का बहुत ही मनोरम, बहुत ही सुंदर चित्रण किया है और साथ ही सांस्कृतिक जो संस्कृति का भी बहुत ही मनोरम और सुंदर चित्रण किया है, जो होती है ना ग्रामीण संस्कृति, शहर की संस्कृति। तो बहुत ही सुंदर चित्रण किया है उन्होंने यहाँ पर ग्रामीण एक संस्कृति का भी। तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपनी इस कविता को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारी कविता है चंद्र गहना से लौटती बेर कि आखिर उसमें क्या बताने की कोशिश की गई है, उसका पूरा निचोड़ क्या है। तो उसमें निचोड़ मेन चीज ये है कि इस सुनसान में भी, यानी कि लेखक कहाँ बैठे हैं, वो अपनी एक ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, अपनी एक रेल का इंतजार कर रहे हैं और वो बैठे हैं खेत की एक मेड़ पे और वहां पे कोई दूसरा व्यक्ति उनके आसपास नहीं है। तो वहां पे उस सुनसान जगह पर बैठकर भी
नगरीय जीवन की व्यापारिक चकाचौंध से हटकर प्रेम पूर्ण वातावरण है, यानी कि जो वहां का वातावरण है वो बहुत ही ज्यादा प्रेम पूर्ण है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तो आगे यहाँ पर कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पास में ही एक पोखर भी है। पोखर यानी कि तालाब, पास में ही एक पोखर भी है जिसमें लहरें उठ रही हैं, और लहरें जल की सतह के किनारे नीले तल में उगी जो घास है उससे, उसके साथ जो लहरें हैं वो उसके साथ घास भी लहलहा रही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं भावार्थ को। देखिए कहां से शुरू किया था हमने अपनी कविता को? देख आया चंद्र गहना, देख आया चंद्र गहना, देखता हूं दृश्य अब में। देख आया चंद्र गहना, देखता हूं दृश्य अब में, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर, एक बीते के बराबर, यह हरा ठिगना चना, बांधे मुठेरा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का। बांधे मुठेरा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का, सजकर खड़ा है। देखिए इस तरह से चने का जो पौधा है छोटा सा, ये चने की खेती है, और आप देख सकते हैं कि इसकी जो लंबाई है जमीन से वो केवल एक बेंत के बराबर है। बहुत लंबा, बहुत बड़ा पौधा नहीं होता चने का, बहुत ही छोटा होता है और एकदम बूशी होता है, एकदम अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा उलझा हुआ होता है। और इस तरह से उसमें पिंक कलर के यानी कि गुलाबी रंग के बहुत ही सुंदर सुंदर फूल आते हैं, और उन्हीं फूलों पर फिर फल लगता है, चने का फल लगता है। तो क्या कहते हैं यहाँ पर कवि? कवि कह रहे हैं कि देख आया चंद्र गहना। चंद्र गहना तो मैं देखकर आ गया हूं, यानी कि चंद्र गहना गांव देखकर आया हूं, चंद्र गहना जो जगह है मैं उसको देख आया हूं। देखता हूं दृश्य अब में, अब मैं यहाँ पर बैठकर ये जो दृश्य मेरे सामने है इन दृश्यों को देख रहा हूं। मेड़ पर एक इस खेत की बैठा अकेला। मेड़ बताई थी ना मैंने लास्ट सेशन में, जैसे खेत बहुत बड़ा खेत होता है और उसकी चारों तरफ जो छोटी सी बाउंड्री की जाती है उसे मेड़ कहते हैं। उसके बाद दूसरा खेत शुरू होता है, उसके बाद तीसरा खेत शुरू होता है। तो हर खेत के पास आसपास जो है मेड़ होती है, इसकी एक बाउंड्री होती है। तो ऐसे ही मेड़ थोड़ा सा ऊंची जहां पर है वहां पर लेखक बैठे हुए हैं, और क्या कहते हैं? एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना। बच्चे हैं क्या? यह हरा ठिगना चना, बांधे मुठेरा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का। ऐसा लगता है कि गुलाबी फूल की पगड़ी उसने पहनी हुई है अपने सर पर। छोटा सा ठिगना सा ये जो चना है, इसमें ऐसा लगता है गुलाबी रंग की जो पगड़ी है वो पहनी हुई है, और सजकर खड़ा है, पास ही मिलकर उगी है, और उसके पास ही मिलकर उगी है अलसी। बीच में अलसी हथेली, बीच में एक अलसी का पौधा भी उसके पास में उगा हुआ है। देह की पतली, कमर की है लचीली। बहुत पतली पतली इसकी जो स्टेम्स होते हैं, बहुत जो तना होता है बहुत पतला सा होता है। देह की पतली, कमर की है लचीली। कमर की लचीली मतलब जहां हवा आती है बिल्कुल वहां लहराने लगती है। नीले फूले फल को सिर पर चढ़कर, नीले फूले फल को सिर पर चढ़ाकर, कह रही है जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। तो क्या कह रही है? नीले नीले फूलों को अपने सिर पर चढ़ाकर कह रही है कि जो छू ले दूं हृदय का दान उसको। जो मेरे हृदय को छू लेगा, जो मेरे मन को जीत लेगा, मैं उसको अपना हृदय दे दूंगी। यानी कि एक तरह से स्वयंवर जैसा यहाँ पर हो रहा है। तो देखिए क्या कहते हैं कवि अपनी इस कविता में, तो बिल्कुल नोट डाउन कर सकते हैं आप इस व्याख्या को, इस भावार्थ को। तो सबसे पहले तो अगर आप प्रसंग लिखना चाहें तो प्रसंग बिल्कुल इस तरह से लिख सकते हैं कि इस कविता को, ये जो कविता है वो हमारी पाठ्य पुस्तिका आपकी क्षितिज में दी गई है, और इस कविता के जो कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, और इस कविता में कवि ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है, प्रकृति का मानवीयकरण किया है। तो ये सारी चीजें बातें आप इसमें लिख सकते हैं।
उसके बाद आती है हमारी व्याख्या। तो व्याख्या में क्या कहते हैं कवि, हरे भरे ग्रामीण परिवेश का चित्रण करते हुए केदारनाथ अग्रवाल जी यहाँ पर कहते हैं कि मैं चंद्र गहना नामक स्थान को देखकर लौट आया हूँ। मैं चंद्र गहना नामक स्थान को देखकर लौट आया हूँ और अब इस खेत की मेड़ पर अकेला बैठकर यहाँ के दृश्यों को देख रहा हूँ। इस खेत की मेड़ पर अकेला बैठकर यहाँ के दृश्यों को देख रहा हूँ, यहाँ के प्राकृतिक जो सौंदर्य है उसको निहार रहा हूँ। और इसी प्रसंग में कवि आगे बढ़ते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि यहाँ खेत में एक बालिश्त के बराबर, एक बालिश्त इतना, एक बेग के बराबर चने का एक हरा ठिगना अर्थात छोटे कद का पौधा है, जिसने छोटे से सिर पर गुलाबी रंग की पगड़ी बांधे वो खड़ा है। यानी कि छोटा सा पौधा है और देखिए गुलाबी रंग की पगड़ी उसने सचमुच नहीं पहनी है, गुलाबी रंग के बहुत सारे फूल उस पर ऊपर से आए हुए हैं, तो वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे गुलाबी रंग की पगड़ी उसने अपने सर पर पहन रखी हो। अर्थात चने के पौधे के ऊपर छोटा सा गुलाबी रंग का फूल खिला हुआ है और उस फूल रूपी पगड़ी को पहनकर वह सजकर बिल्कुल तैयार खड़ा है। कैसे तैयार खड़ा है, जैसे कोई दूल्हा तैयार रहता है, बिल्कुल पगड़ी सर पर बांधकर। और खेत के इसी बीचों बीच आसपास अलसी का एक पौधा भी है, वह हठीली नायिका की तरह है। एक जैसे जिद करती हुई एक किशोरी होती है, एक नव युवती होती है जिद करती हुई, हट करती हुई, तो बिल्कुल उसी की तरह वो वहां पर खड़ी है और उसका शरीर पतला है और कमर लचकदार है। अर्थात क्योंकि जो अलसी का पौधा होता है, तो मैंने आपको बताया लास्ट सेशन में भी कि बहुत पतला होता है और जब हवा चलती है तो वो इधर उधर हिलता है। तो बिल्कुल एक नव युवती, एक छोटी किशोरी को उसको बताया गया है, जो देख के बिल्कुल पतली है, एकदम सुंदर पतली है और उसकी कमर बहुत ज्यादा लचीली है। तो इस तरह से, तथा उसके सर पर ऐसा लगता है कि कोई नव युवती जो है नीले रंग का फूल अपने बालों में लगाकर घूम रही हो। तो नीला फूल उसके सिर पर खिला हुआ है, मानो वह उस नीले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है कि जो इस फूल को स्पर्श करेगा, यानी कि इस फूल को छू लेगा, मैं उसे अपना हृदय दान दे दूंगी, यानी कि मैं उसे अपना मन दे दूंगी जो मेरे इस फूल को टच कर पाएगा, सर पर जो फूल लगा हुआ है। तो आश्रय यह है कि अलसी का पौधा कृशाग्रती नायिका के समान अलंकृत है तथा स्पर्श करने के लिए अपने प्रेमी को आकर्षित कर रही है, आकृष्ट कर रही है। ठीक है ना। तो वो एक तरह से वो कह रही है कि जो इसको छुएगा मैं उसको अपना मन जो है वो दे दूंगी, अपना दिल जो है वो दे दूंगी, क्योंकि वो बहुत एक तरह से चंचल है, बहुत ज्यादा हठीली है और बहुत ज्यादा सुंदर भी है, बहुत प्यारी भी है। तो इस तरह से देखिए कितना सुंदर यहाँ पर मानवीयकरण किया गया है कवि केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा ग्रामीण परिवेश में उगे हुए इन छोटे छोटे पेड़ पौधों का, इन छोटी छोटी फसलों का। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। और सरसों की न पूछो, और सरसों की न पूछो, हो गई है सबसे सयानी, और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। आप देख सकते हैं सरसों के जो पौधे हैं वो पूरी तरह से फूलों से लद चुके हैं, पूरी तरह से फूलों से लद चुके हैं। तो एक तरह से यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, क्योंकि मटर का जो चने का जो पौधा है वो बिल्कुल एक बेट के बराबर है और अलसी उससे थोड़ा सा बड़ी है और अपने सर पर नीले रंग का फूल लगाए हुए है, यानी कि नीले रंग के फूल अलसी में भी आ गए हैं। लेकिन सरसों का जो पौधा है वो क्या है, बहुत बड़ा हो चुका है और पीले रंग से होता है ना, आपने देखा होगा कभी सरसों का खेत
जब सरसों पर फूल आता है तो पूरा का पूरा खेत जो है वो पीला हो जाता है। अगर आप उसको दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा सुंदर पीले रंग के फूलों की चादर बिछा दी गई हो। तो हो गई सरसों और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। ऐसा लगता है कि हाथ पीले करके अब विवाह करने के लिए, ब्याह मंडप में बैठने के लिए बिल्कुल तैयार हो। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे, देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है। कवि कह रहे हैं कि फाग गाता हुआ, फागुन के महीने में फाग गाए जाते हैं, होली का समय, बसंत ऋतु का आगमन होता है तो फाग गाए जाते हैं। तो यहाँ पर फागुन आ चुका है फाग गाता हुआ, और लेखक कहते हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसी सुंदरता प्रकृति में छाई हुई है, ऐसा लग रहा है कि स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि अधिक उपजाऊ है, यानी कि जो दूर व्यापारिक नगर है, जो लास्ट सेशन था उसमें भी डिस्कस किया था इस लाइन पे कि दूर जो व्यापारिक नगर है वहां से ज्यादा प्रेम है इस धरती पर, क्योंकि भले ही ये सुनसान है, वहां पर शोर शराबा है, वहां पर बहुत ज्यादा लोग एक्टिव रहते हैं, बिजी रहते हैं, इधर से उधर भागना, कभी गाड़ी लेकर इधर जाना, कभी ये करना, कभी वो करना, कभी वो, मतलब टाइम नहीं है एक दूसरे के पास, एक दूसरे से बात करने का, एक दूसरे से प्रेम करने का, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का समय नहीं है। लेकिन इस जगह पर इतनी ज्यादा ये सुनसान होते हुए भी यहाँ पर क्या है, प्रेम है। और पैरों के तले एक पोखर है, उठ रही जिसमें इसमें लहरियां, नील तल में जो उगी है घास भूरी, वो ले रही है वह भी लहरियां, नीले तल में जो घास उगी हुई है वह भी लहरियां ले रही है। तो देखिए किस तरह से भावार्थ को एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर कवि के द्वारा। तो क्या कहते हैं कवि यहाँ पर, वर्णन करते हुए कहते हैं कि खेत में उगी हुई सरसों के लिए, खेत में उगी हुई सरसों की बात अब कवि कहते हैं कि सरसों जो है अब काफी बड़ी हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है, यानी कि अब उसमें पीले फूल आ गए हैं। और सरसों पर युवती का आरोप करते हुए, सरसों पर एक युवती का आरोप करते हुए कवि कहते हैं कि सरसों अब समझदार युवती हो गई है, यानी कि वो सबसे बड़ी हो गई है। बड़ा होना यानी कि समझदार होना, अब वो सबसे समझदार हो गई है और अब उसने विवाह के लिए हाथ पीले कर लिए हैं, यानी कि अब वो विवाह योग्य हो चुकी है। अब उसने बिल्कुल तैयार है वो विवाह के लिए, उसने हाथों में हल्दी लगा ली है, उसने हाथों में एक तरह से वो हाथ उसने अपने पीले कर लिए हैं। शादी से पहले जैसे कि आपको बताया था लास्ट सेशन में भी कि हल्दी को बहुत ही शुभ माना जाता है और एक तरह से बहुत ही गुणकारी भी होती है, और दूसरा रंग में भी निखार आता है हल्दी से। तो विवाह से एक दिन पहले या विवाह के दिन दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगाई जाती है और उसी के बाद वो विवाह के लिए तैयार होते हैं, रेडी होते हैं, मंडप की तरफ जाते हैं। तो बिल्कुल उसने भी अब विवाह के लिए, शादी करने के लिए हाथ पीले कर लिए हैं और वह भी विवाह मंडप में आ गई है। फागुन का पास मानो फाग गाता हुआ आ गया है, फाल्गुन का मास जो है वो भी फाग गाता हुआ आ चुका है और उससे कवि को कुछ कुछ आश्चर्य भी हो रहा है। क्या आश्चर्य हो गया है कि क्या खेत में स्वयंवर हो रहा है, यानी कि इतनी ज्यादा प्राकृतिक सुंदरता, इतना ज्यादा प्रेम जो है वो यहीं पे देखने को मिल रहा है। तो कवि थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं, आश्चर्यचकित हो गए हैं कि क्या खेत में कोई स्वयंवर हो रहा है। सरसों के खेत की पीली आभा के रूप में प्रकृति का जो प्रेम है वो भरा, प्रेम से भरा हुआ आंचल जो है वो हिल रहा है और पीली सरसों के खेत लहलहा रहे हैं। इस तरह इस एकांत स्थान में भी प्रेम का प्रसार चारों तरफ हो रहा है, यानी कि सरसों का जो पीला खेत है जब हवा चलती है तो वो पीला खेत भी लहलहा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि प्रेम जो है वो
चारों तरफ फैल रहा है, चारों तरफ प्रेम ही प्रेम है। अगले पंक्तियों में कवि कहते हैं कि व्यापारिक नगर से दूर इस गांव में, व्यापारिक नगर से दूर इस गांव में भी प्रेम भाव की जो प्रिय भूमि अधिक उपजाऊ है। ये प्रेम भाव की भूमि है, ये बहुत ज्यादा उपजाऊ है। और यहाँ प्रेम का जो भाव है वो व्यवहार, प्रेम भाव का जो व्यवहार है वो लोगों में अधिक दिखाई देता है। आपने देखा होगा कि शहरों में क्या होता है, एक जो बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है उसके अंदर काफी सारे फ्लैट्स होते हैं, काफी सारे, और आपको नहीं पता कि आपके पड़ोस में कौन रहता है, आपको नहीं पता कि आपके पड़ोस में शादी हो रही है, किसी की डेथ हो रही है या क्या हो रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है, कुछ नहीं पता। बस आप आते हैं, अपने रूम में जाते हैं, अपने फ्लैट में जाते हैं, बस आप सीढ़ियों से ऊपर नीचे जाते हैं, लिफ्ट से जाते हैं, कोई अगर जान पहचान का है तो उससे बात करते हैं, बाकी खत्म। कोई किसी से मित्रता नहीं, कोई किसी से प्रेम भाव नहीं। लेकिन एक जो ग्रामीण परिवेश होता है ना, यहाँ पे एक अलग ही लोगों को एक दूसरे से लगाव होता है, लोगों का एक दूसरे से प्रेम होता है। आप देखोगे कि एक गांव के व्यक्ति को बहुत दूसरे तीसरे चौथे गांव के व्यक्ति का नाम भी बहुत अच्छे से याद रहता है, उसके पापा का नाम भी याद रहता है, उसके दादा का नाम भी याद रहता है, और उनके घर में कब शादी हुई थी, कब गए थे, कैसे गए थे, वो सारी चीजें याद रहती हैं। और कोई भी भेदभाव नहीं होता, कोई भी दिखावा नहीं होता, कोई भी एक तरह से बहुत ही अच्छा वातावरण होता है गांव का। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, यहाँ प्रेम भाव का व्यवहार जो है वो बहुत अधिक दिखाई देता है। और उस खेत या गांव के पैरों तले, अर्थात उस खेत या गांव के पैरों तले, यानी कि वहीं पे गांव के पास में ही एक पोखर भी है। पोखर यानी कि तालाब, जिसमें जल की छोटी छोटी लहरें उठ रही हैं। और उस पोखर के नीचे जो घास उगी हुई है, यानी कि उस पोखर के नीचे जो घास उगी हुई है वो घास भूरी है, तथा वह भी छोटी छोटी लहरों के साथ हिल डुल रही है, वह भी उन छोटी छोटी लहरों के साथ हिल डुल रही है। अर्थात ग्रामीण परिवेश का प्राकृतिक वातावरण अतीव मनोरम है, बहुत ही ज्यादा मनोरंजक है, मनोरम है, बहुत ही मन को भाने वाला है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं। और देखिए, मैं काफी टाइम से आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ और मुझे लगता है कि आप लोग नोट डाउन भी कर रहे होंगे। जो जो आपको टफ चीजें लग रही हैं उन्हें नोट डाउन भी करते रहिए साथ के साथ। और कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो जरूर आप यहाँ पर क्लियर करेंगे। अगला हमारा काव्यांश है, एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आंख को है चमकाता। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आंख को है चमकाता, है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी। है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी, चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, ध्यान निंद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले में डालता है। एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली सी चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर उड़ती है दूर गगन में। अब देखिए, अभी तक उन्होंने जो गांव के खेत खलिहान हैं उनका वर्णन किया था, उनकी सुंदरता का बखान किया था। अब बताते हैं कि गांव के पास में ही या गांव से थोड़ा सा नीचे में एक तालाब है, एक पौंड है, और उस तालाब की सुंदरता का बखान करते हुए कहते हैं कि वहां पर एक गोल चांदी का बड़ा सा गोल खंबा। तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि चांदी का बड़ा सा गोल खंबा है और आंख को चमकाता है, यानी कि सूरज की रोशनी उसमें पड़ती है और आंखों को टिमटिमाती है, चमचमाती है। और कई पत्थर हैं उसके किनारे, उस तालाब के किनारे, उस पोखर के किनारे कई बड़े बड़े पत्थर हैं। और वो पत्थर कैसे हैं? वो पत्थर आधे जल में डूबे हुए हैं और आधे जल से बाहर हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे वो पानी पी रहे हों।
और वो हमेशा हमेशा से इसी अवस्था में पड़े हैं, तो ऐसा लगता है कि न जाने उनकी ये प्यास कब बुझेगी। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, और एक जो बगुला है वो जल में अपनी टांग को डुबाए हुए खड़ा है। ध्यान देखते ही मीन चंचल, और जब वो अचानक से एक चंचल मीन को देख लेता है तो अपनी ध्यान निंद्रा को त्याग देता है और चट से चोंच में दबा लेता है और फिर गले से नीचे डाल देता है। एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया, उसके बाद एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया आती है और श्वेत पंखों के झपाटे से, उसके पंख कैसे हैं, सफेद रंग के हैं, और उनसे वो झपाटा मारती है और एक चटुल मछली, मतलब वो क्या करती है, बीचों बीच पोखर तालाब के बीचों बीच वो डुबकी लगाती है और वहां से एक चटुल मछली, चटुल यानी कि जो बहुत ज्यादा चंचल हो, ऐसी मछली को वो उठाकर ले आती है अपनी चोंच में दबाकर और दूर गगन में उड़ जाती है। क्या कहते हैं कवि इसमें, तो कवि अब गांव के पास के जो पास का जो पोखर है वहां के प्राकृतिक दृश्यों और बहुत सारे जो पक्षी हैं, बगुला है, हंस है या फिर सारस है, उन पक्षियों को देखकर यहाँ पर कहते हैं कि गांव के किनारे एक बहुत बड़ा पोखर है और उस किनारे पर एक चांदी का सा बड़ा गोल खंबा भी है जो कि देखने पर आंखों में चकाचौंध उत्पन्न कर देता है। उस पोखर के किनारे कई पत्थर दीवार की तरह रखे हुए हैं और जो पोखर का पानी है ऐसे रखे हुए हैं जैसे वो पोखर के पानी को पी रहे हों। वे लगातार पानी पी रहे हैं, न जाने उनकी प्यास कब शांत होगी। यानी कि आश्चर्य ये है कि पोखर पर पत्थर की दीवार जल में डूबी हुई है, यानी जैसे एक पोखर है, एक तालाब है और वहां पर इस तरह से एक पॉन्ड है और उस पोखर के चारों तरफ कभी कहीं पर बड़े, कहीं पर छोटे, इस तरह से जो पत्थर हैं वो लगे हुए हैं, घास भी उगी हुई है साथ में, और जो पत्थर है वो आधे पानी में डूबे हुए हैं। तो कई टाइम से, कई समय पहले से वो ऐसे ही हैं और ऐसा लगता है कि वो लगातार उस पानी को पी रहे हैं, फिर भी उनकी प्यास नहीं बुझ रही। यह आश्चर्य की बात है। उस पोखर में एक बगुला भी अपनी टांग को डुबाए हुए चुपचाप खड़ा है। एक जो वही पोखर है, उस पोखर में एक बगुला भी खड़ा है चुपचाप अपनी टांग को डुबाए हुए, और जब भी वो किसी चंचल मछली को देखता है, चटुक मीन चंचल मछली को देखता है, तो वो क्या करता है, अपनी ध्यान निंद्रा को त्याग देता है। ध्यान निंद्रा यानी कि बिल्कुल ध्यान लगाए हुए, वो बिल्कुल नहीं सोचता कि कहाँ जा, क्या इधर हो रहा है, क्या इधर हो रहा है। उसका जो ध्यान है वो अपने लक्ष्य की तरफ है। एक टांग पानी में डुबाए हुए और एक टांग झपट्टा मारने के लिए रेडी करके वो बैठा रहता है, और जैसे ही उसे कोई चंचल मील पानी में जाती हुई दिखती है तो उस पर वो फटाफट झपट्टा मार लेता है। ठीक है, अर्थात उसका वो आहार कर लेता है। वहीं पर एक काले माथे वाली चालाक चिड़िया अपने सफेद पंखों के झपाटे मारकर भरे जल के भरे पोखर के मध्य से, यानी कि बीचों बीच से वो अर्थात शीघ्रता से झपट्टा मारकर वो आक्रमण करती है और यह चंचल सफेद छोटी मछली को अपनी चोंच में दबाकर दूर आकाश में उड़ जाती है। आश्चर्य है कि गांव के पोखर पर शिकारी पक्षी अपने आहार के रूप में मछलियों का भोजन करते हैं, मछलियों को खाते हैं। तो इस तरह से ये भी आपका काव्यांश यहाँ पर क्लियर हो चुका है और काफी अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन यहाँ पर कर दिया है। अगर फिर भी कोई दिक्कत परेशानी है तो शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले काव्यांश की तरफ। अगला काव्यांश बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। ओ यहीं से भूमि ऊंची है जहां से, ओ यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है, रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं स्वच्छंद यहाँ हूं, मैं स्वच्छंद यहाँ हूं, जाना नहीं है,
चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची पहाड़ियों पर, कम ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली हैं, कम ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली है। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं, बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। कुरूप यानी कि जो बहुत ही ज्यादा देखने में अच्छे ना लगते हों। देखिए, आपको अच्छा क्या लगता है, जहां फूल के पौधे होते हैं वो देखने में ज्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन ये कांटेदार जो पेड़ हैं वो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर क्या कवि कहना चाहते हैं अपने इस काव्यांश में, तो कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसी पोखर के पास जहां से भूमि कुछ ऊंची है, एक ट्रेन की पटरी गई है, अर्थात रेल लाइन बिछी हुई है, और यहाँ पर गाड़ी आने जाने का समय निश्चित नहीं है कि किस समय आएगी, कोई फिक्स टाइम नहीं है, क्योंकि ये कोई स्टेशन नहीं है। यहाँ पर गाड़ी आने जाने का टाइम फिक्स नहीं है और ये टाइम अभी गाड़ी आने का नहीं है। और लेखक कहते हैं कि मुझे भी कहीं नहीं जाना है, मैं भी स्वच्छंद यहाँ यानी कि स्वतंत्र होकर प्रकृति की इस सूक्ष्मा को, इस सुंदरता को देख रहा हूं। और इस स्थान के पास चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कुछ कम ऊंची पहाड़ियां हैं, यानी कि बहुत ऊंची पहाड़ियां नहीं है, नीची पहाड़ियां हैं लेकिन चौड़ी चौड़ी पहाड़ियां हैं। और दूसरा वो पहाड़ियां कैसी हैं, वो पहाड़ियां हैं बंजर भूमि, यानी कि उन पहाड़ियों की जो भूमि है वो बंजर है, उन पर कोई पेड़ पौधा नहीं है, कांटेदार है। और कुछ पेड़ पौधे हैं रीवा के, और वो कैसे हैं, कांटेदार और कुरूप हैं। रीवा नामक कांटेदार पेड़ बहुत जगह वहां पर दिखाई देते हैं। तो कवि क्या बताना चाहते हैं कि चित्रकूट के आसपास की जो पहाड़ियां हैं वो वहां पर कांटेदार झाड़ियां और पेड़ जो है, यानी कि वह क्षेत्र कम उपजाऊ है, वहां पर बहुत ज्यादा प्राकृतिक सुंदरता नहीं है। आगे कहते हैं, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकता, सुग्गे का स्वर टे 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 टे, सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर, टिर्रो टिरटो टिरटो मन होता है, उड़ जाऊं मैं पंख पर फैलाए, सारस के संग जहां जुगल जोड़ी रहती है हर खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं मैं चुप्पे चुप्पे। तो क्या कहते हैं आगे कवि, कवि कहते हैं कि चित्रकूट की इन पहाड़ियों पर जब तोते का मीठा मीठा स्वर टपकता है, टै टै, तो ये बहुत ही आनंद प्राप्त होता है इससे। और इसी प्रकार जब वन भाग की हरियाली को चीरता हुआ सारस का स्वर टरटो टरटो उठता है गिरता है, कभी मंद होता है, कभी क्लियर सुनाई देता है, प्रखर सुनाई देता है, तो लेखक कहते हैं मेरा भी मन होता है, कवि कहते हैं कि मेरा भी मन होता है उस सारस के साथ मैं भी कभी मुक्त गगन में उड़ जाऊं, और प्रत्येक पानी लगते खेत पर सारस की जुगल जोड़ी रहती है, यानी कि जहां पर भी पानी होता है वहां पर सारस की एक जोड़ी रहती है, और उस जोड़ी की सच्ची प्रेम भरी जो बातें हैं मैं भी जाकर चुपचाप सुन लूं, चंद्र गहना से लौटती देर। तो देखिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी ये आपकी कविता थी, बहुत अच्छे से हमने इसको यहाँ पर क्लियर किया है। अब यहाँ पर कुछ पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि इनको डिस्कस किया जाए, आपको पाठ समझ में नहीं आया है, तो नेक्स्ट सेशन में इन प्रश्नोत्तर को भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज का समय हमारा यहीं पे समाप्त हो गया है। तो आप घर जाकर देखिए, काफी अच्छे से चैप्टर को यहाँ पर क्लियर कर दिया है। 2 बार हम इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, एक बार रीडिंग की है, एक बार भावार्थ भी क्लियर किया है। तो अगर फिर भी दिक्कत परेशानी होती है पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर करने में, तो जरूर नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कीजिएगा। बाकी आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।